नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्त, आज मैं आपके लिए कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी एग्जाम, तो आपका एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना 100% बात है मित्र। और एक या दो क्वेश्चन की मित्र इतनी इंपॉर्टेंसी होती है कि हजारों विद्यार्थी सेलेक्ट और अनसेलेक्ट इन्हीं पर निर्भर करता है, एक क्वेश्चन पर ही। इसलिए आप लोग याद रखिए, यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टॉपिक का नाम है भारत में वनस्पति। आज आप भारत में वनों के बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इन प्रकारों में सबसे अधिक किस प्रकार, कौन से प्रकार के वन हैं, सबसे कम कौन से प्रकार के वन हैं, कौन से राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, किसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप वनों से संबंधित, चाहे आपका टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट हुआ या हाथी प्रोजेक्ट हुआ, या आप जो जैव विविधता संबंधी जो भी एक्ट हैं उनके बारे में आप विशेष तौर से पढ़ेंगे। और साथ साथ आप नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित जो व्यक्ति, जो जो जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था वृक्षों को रोकने के लिए, बचाने के लिए, चिपको आंदोलन के बारे में आप विशेष तौर से इसमें आप देखेंगे, इसमें भी अध्ययन करेंगे मित्र। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखें, कंप्लीट देखें, और हो सके तो बेहतरीन एक नोट जरूर बना लें। छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, 1 सेकंड के लिए सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाता है। सेशन अच्छा लगे लाइक जरूर करिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो आपको कल पढ़ाया था, मैंने आपको जो कल पढ़ाया था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और उसके बारे में आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा मित्र, ठीक है। मैंने कल आपको दर्रे के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में? दर्रों के बारे में पढ़ाया था। तो दर्रों से मैं आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछता हूं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप 100% उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप मुझे जानते तो कमेंट्स में बताएं। दूसरा फैक्ट आप मुझे ये बताएंगे, सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बच्चों ये है। तीसरा क्वेश्चन और बताएं, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? दर्रा जोड़ता है बच्चों। ये तीसरा फैक्ट है आपको लिए, ठीक है। और चौथा फैक्ट बताएंगे कि मैं आपको दर्रे लिखता हूं, जैसे नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपलेख दर्रा, ये भारत के कौन से राज्य में, उस राज्य का नाम बताना है भाई आपको। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन पूछे, चारों में से ईमानदारी से आप मुझे आंसर बताएं कि इन क्वेश्चनों का राइट आंसर क्या है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। हालांकि इनके बारे में मैं इसी के लास्ट सेशन में उत्तर दे के जाऊंगा, परेशान ना हो मित्र, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैंने आपसे वादा किया था मैं भारत में जो वनस्पति है उसके बारे में पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिए, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति
प्राकृतिक वनस्पति में मोस्टली चाहे आप उनमें वन को शामिल कर लें या वन या जंगलों को शामिल किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति में हम लोग वनों को या जंगलों को शामिल करते हैं। प्राकृतिक वन वह होते हैं जो स्वतः उगाते हैं, ऐसे वृक्ष जो स्वयं जमीन पर उगाएं, आप उनके लिए कोई बीज डाल करके ना उगाना पड़े या उनका रोपण ना करना पड़े। जैसे बहुत से वृक्ष ऐसे होते हैं जिनका रोपण करना पड़ता है, लकड़ी उनकी गाड़नी पड़ती है। तो ऐसे वृक्ष जो स्वयं उगाएं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और ये मोस्टली मित्र आप लोग याद रखना, ये दो कंडीशनों पर निर्भर होते हैं। जो प्राकृतिक वन होते हैं मित्र, यह दो कंडीशनों पर निर्भर होते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये तापमान पर, किस पर? तापमान पर निर्भर करते हैं। वहां का तापमान कैसा है उसी के आधार पर वृक्ष या वन ये निकलते हैं बच्चों। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह कह सकते हैं वर्षा। किस स्थान पर कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वर्षा कब हो रही है, किस समय वर्षा होती है, या फिर वर्षा कंटिन्यूस होती रहती है, उसी के अनुसार उस एरिया में, उस क्षेत्र में वन मित्र पाए जाते हैं मित्र। भारत के संदर्भ में यही कंडीशन है, अपने इंडिया के संदर्भ में मित्र यही कंडीशन है मित्र। आप लोग याद रखिए। तो ये बच्चों दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वनों को लेकर के भारत सरकार क्या बनाती है? एक नीति बनाती है। क्या बनाती है? नीति बनाती है। तो चाहे आप लोग नोट कर लीजिए कि वन जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है? तो भारत सरकार करती है मित्र। कौन करती है? भारत सरकार। और भारत सरकार अपने भारत में सबसे पहले वन नीति कब लेकर के आई थी, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में प्रथम वन नीति कब लाई गई थी? भाई वनों को संरक्षण के लिए, वनों को बचाए रखने के लिए, और वनों का जीवन में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार ने भारत में वन नीति बनाई थी। तो भारत में पूछा जाए कि भारत में प्रथम वन नीति कब आई थी, इंपोर्टेंट फैक्ट है। प्रथम वन नीति कब आई थी? तो आप क्या बताएंगे कि भारत में जो पहली वन नीति आई थी मित्र वो 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में आई थी। आप लोग याद रखना। पूछा जाए भारत में प्रथम वन नीति कब आई थी तो 1952 में आई थी। लेकिन भारत में नई वन नीति कब आई थी? भारत में नई वन नीति कब आई थी अलग से फैक्ट है, तो आप लोग याद रखना बच्चों। भारत में नई वन नीति कब आई थी तो ध्यान रखना मित्र, बड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट है। 1988 में, 1988 में आई थी बच्चा। कब आई थी? 1988 में आई थी। आप लोग याद रख सकते हैं। दोनों फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत सरकार का एक अनुसंधान है जो वन नीति, वन पॉलिसी होती है, वन रिपोर्ट होती है, उसे जारी करता है। क्या करता है? वन रिपोर्ट को जारी करता है कि इस वर्ष में इतने वनों की संख्या में वृद्धि हुई है, इस वर्ष में इतने वनों संख्या में कमी हुई है, इस प्रकार के वनों में वृद्धि हुई है और इस प्रकार के वनों में कमी हुई है, इस राज्य में वनों में वृद्धि हुई है, इस राज्य में वनों में कमी हुई है। मतलब वो कौन सा विभाग है तो उसको आप नोट कर लीजिए। उसे विभाग को कहते हैं FSI कहते हैं। क्या कहते हैं? FSI। FSI का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि भारत में एक वन रिपोर्ट जारी करता है और यही संस्था क्या करती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? यही बच्चों एक रिपोर्ट जारी करता है
और ये रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, ये बात भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह जो संस्था है यह प्रति 2 वर्ष बाद यह रिपोर्ट जारी करती है। आप लोग याद रखना, प्रति 2 वर्ष बाद। अगर इसका जो हेडक्वार्टर है पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड के देहरादून में। यहां पर देहरादून में, बच्चा याद कर लेना, अच्छा फैक्ट है, पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना मित्र आप लोग याद रखना, चलो इधर लिख देता हूं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की जाए तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। ठीक है, स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना 1981 में इसकी बच्चों क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किसकी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, यह प्रति 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी करता है। अब तक इसने 18वीं वन रिपोर्ट जारी की है। और कब जारी की है, तो बता सकते हैं वर्ष 2023 में। 18वें नंबर की जो वन रिपोर्ट है वो कब जारी की गई थी, 2023 में। अब 2025 में जारी होगी। जब 2025 में इसके आंकड़े आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, जब 2025 में इसके आंकड़े आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष बाद आती है। ठीक है, 2 वर्ष के अंतराल पर आती है, आप लोग याद रखना। ठीक है, और जो 2023 वाली है ये 18वें नंबर की है बच्चों। इस रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया था कि जो 18वीं वन नीति है, वन रिपोर्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में जो वन है, वन मतलब जो स्वयं उगाए, इनका जो परसेंटेज है वह लगभग 30% के समथिंग है बच्चों। भारत में 30% क्या है, वन है, 23% समथिंग। ठीक है, समथिंग मतलब लगभग। और जो वृक्ष हैं भारत में, जो वृक्ष हैं, वृक्ष मतलब जैसे आप लोग वृक्षारोपण करते हैं ना, सड़कों के किनारे वृक्ष लगा दिए आपने, आप के जो फैमिली वाले हैं, जो दादी या बाबा होंगे, वो जो आपके खेत हैं वहां पर जाकर के वृक्ष वगैरह लगाते होंगे। तो इनकी संख्या अगर देखी जाए तो ये मतलब पूरे भारत में 2% के समथिंग है। ठीक है, इस तरीके से अगर टोटल निकाला जाए कि भारत में वन प्लस वृक्षारोपण ये कितना है, तो लगभग 25% है बच्चों। कितना है, 25% है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो भारत में जो नई वन नीति है, नई वन नीति जो कब आई थी बच्चों, तो मैंने आपको बताया था 1988 में आई थी। इस नीति के अनुसार यह बताया गया कि भारत में जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल जो क्षेत्रफल है, कोई बता सकता है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और हमेशा ये वर्ग किलोमीटर में होता है। इसके अनुसार, नई नीति के अनुसार भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग 33% पर, कितना, 33% पर वन होना चाहिए, वन प्लस वृक्षारोपण होना चाहिए। कितना, 33% एरिया पर वन और वृक्षारोपण होना चाहिए। यह चीज मस्ट है बच्चों। ठीक है, लेकिन 2023 की जो आंकड़े हैं, जो 18वीं वन रिपोर्ट है, वो क्या कहती है कि भारत में अभी लगभग ये जो आंकड़ा है वो 25% के समथिंग है। अभी समथिंग 8% और वृद्धि करनी है, तब हम लोग जो नई वन नीति के आंकड़े के अनुसार पहुंच पाएंगे बच्चों। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में है, परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में है। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो लिखिए आप लोग, भारत में सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में देखते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल में देखा जाए तो बता सकते हैं सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक वन मित्र पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें मध्य प्रदेश में। अच्छा, दूसरा राज्य आप लोग बताइए, कोई भाई है जो दूसरा राज्य बता सके कि सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वह मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर कौन से राज्य में पाए जाते हैं, बता सकते हैं कोई? दूसरे और तीसरे स्थान में बताएं, दूसरा स्थान किसका है और तीसरा स्थान किसका है। तो दूसरा स्थान मित्र अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का। और तीसरे स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान मित्र छत्तीसगढ़ का है। बड़ी प्यारी सी बात है, आप लोग याद रखना, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये तो मैंने क्षेत्रफल के आधार पर बताया। ठीक है, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर बताया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन है वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं बच्चों, तो सबसे पहले पाए जाते हैं बच्चों मिजोरम में। किसमें? मिजोरम में पाए जाते हैं। यहां पर लगभग 86% एरिया पर इसकी जमीन है उस पर वन पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, 86 पर इसका जो मिजोरम का जितना भी एरिया है उसका 86% एरिया पर क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लगभग 79.5%, मतलब 80% समझ लीजिए, समथिंग 80% क्षेत्रफल पर अरुणाचल प्रदेश के पे वन पाए जाते हैं। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्थान आता है मेघालय का। किसका? मेघालय का बच्चों। ठीक है, आप लोग इन तीनों को आंकड़ों को याद रखेंगे। एक बात आपने सेम देखी, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में भी दूसरे स्थान पर है और परसेंटेज में भी इस मामले में दूसरे स्थान पर है बच्चों। इस बातों को आप लोग याद रखना। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे पूछी जाती है कि आप ये बताएं सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं, भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसमें मित्र जो स्थान आता है वो हरियाणा का आता है बच्चों। किसमें? हरियाणा का। और हरियाणा क्षेत्रफल में भी, किसमें मित्र? क्षेत्रफल में प्लस प्रतिशत में भी ये दोनों मामले में पिछड़ा हुआ है। यहां पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। अच्छा, एक आंकड़ा और बताएंगे, आप ये बताएं कि जो 2023 की जो 18वीं वन रिपोर्ट थी उसके अनुसार सबसे अधिक वनों में वृद्धि किस राज्य में हुई है। अब 2 राज्यों के नाम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पता तो चलो मैं बताने का प्रयास करता हूं। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो कब हुई थी? 2023 में। सर्वाधिक वनों में वृद्धि किस किस राज्य में हुई है, तो बता सकते हैं आप आंध्र प्रदेश इस स्थान में देखा जाए पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो तेलंगाना है बच्चों। कौन सा है? तेलंगाना। आप दोनों को याद रखेंगे। जो 18वीं वन रिपोर्ट आई है 2023 उसमें सर्वाधिक वनों में जो वृद्धि हुई है किस राज्य में हुई है, तो आप आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। आशा करता हूं ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी।
मैं आपको वनों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, रिपोर्ट हैं, आंदोलन हैं, उन सब के बारे में बता दूंगा। आप चिंता न करें। और लास्ट में आपको वनों के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में बता के जाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। तो पूछा जाए वन अनुसंधान संस्थान, वन राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, बताए भाई कोई ये कहां पर है? आप लोग याद रखना कहां पर है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान आप कहां पर है? देहरादून बच्चों। और देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में हजारों बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरा और लिखिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। कौन सा बच्चों? प्रबंधन। ये कहां पर है? तो आप क्या बताएंगे कि ये बच्चों मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहां पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में। पूछा गया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है, तो बताइए भोपाल में मेरे भाई। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान वो आपका देहरादून में है। ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये अलग से फैक्ट है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था भारत में? वन संरक्षण एक्ट या अधिनियम, इसे कहते सकते हैं भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो बड़ा अच्छा फैक्ट है, वर्ष 1980 में आया था बच्चों। कब आया था? वर्ष 1980 में आया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये टीचर वाली परीक्षा होती है, चाहे सीटेट की हुई या टेट की हुई या सुपर टेट की हुई, वहां पर ये क्वेश्चन आता ही आया था। अगर पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कोई भाई बता सकता है ये कब आया था अधिनियम? कब आया था? तो बच्चों ये आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में। आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये बच्चों आया था 1972 को। कब आया था? 1972 को आया था। इसके बाद एक और लिखिए आप, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं मेरे मित्र। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, ये कब आया था? तो बताएंगे वर्ष 2002 में। कब आया था? वर्ष 2002 में आया था। अच्छा फैक्ट है, आप लोग याद कर लेते हैं। पूछा जाए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कोई बता सकता है? वन दिवस दिवस कब मनाया जाता है? कोई भाई बता सकता है विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च को मनाते हैं, आप लोग याद रखना। उसके बाद अगर अब पूछा जाए वन महोत्सव सप्ताह कब मनाते हैं? वन
महोत्सव ये पूछा गया है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाते हैं? सप्ताह कब मनाते हैं? तो आप लोग याद रखोगे 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक, प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष मनाते हैं। कब? 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई। पूछा जाए कि भारत में इस जो वन महोत्सव का जनक किसे माना जाता है? वन महोत्सव का जनक किसे माना जाता है? जनक तो के.एम. मुंशी को मानते हैं बच्चों, के.एम. मुंशी को आप लोग याद रखना, ठीक है। के.एम. मुंशी को माना जाता है वन महोत्सव का जनक बच्चों। और ध्यान दीजिए, इसके बाद वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर, ठीक है। वन्यजीव सप्ताह के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन शायद आप जानते हो चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बच्चों ध्यान रखना, चिपको आंदोलन है वो 1973 में शुरू किया गया था। कहां से शुरू हुआ था? तो ध्यान रखना, जो उत्तराखंड के चमोली जिले से, चमोली जिले से शुरू किया गया था। अच्छा, इसके नायक कौन कौन थे? इसके नायक कौन कौन से थे? मतलब चिपको का मतलब ये था कि उस समय ऐसा हुआ था 1973 में कि उत्तराखंड में कुछ जो लकड़ी के व्यापारी थे उन्होंने वहाँ वृक्ष को काटना शुरू कर दिया था। तो वहाँ के जो चमोली जिले के जो व्यक्ति थे उन्होंने वृक्षों पर चिपक जाते थे और ये कहते थे कि हम इन्हें काटने नहीं देंगे, इसलिए चिपक उनको इस तरह पकड़ लेते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। रेहड़ी गांव लिख सकते हैं, रेहड़ी गांव हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन आप लोग याद रखेंगे। इसके जो नायक थे वो कौन कौन से थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, नाम सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, लाल बहुगुणा, बहुगुणा। और एक इसमें मुख्य नाम आता है बच्चों, ठीक है, एक नाम और मुख्य आता है जो पूछा जाता है कि गौरा देवी, गौरा देवी। अच्छा, गौरा देवी ने यह आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, और इनको महत्वपूर्ण भूमिका इसमें किसने निभाई थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा। हेडिंग डालिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछा जाता है ये कब शुरू किया गया था? तो बच्चों ये 1985 में शुरू किया गया था, आप लोग याद रखना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था। नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था जिसका नाम क्या था? सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था और ये बच्चों कहां पर? गुजरात राज्य में। उस समय ऐसा हुआ कि जो मेघा पाटकर थे, कौन से थे? मेघा पाटकर। ये पूछे जाते हैं कि मेघा पाटकर का संबंध किससे है? तो मेघा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। और बाबा आमटे, बाबा आमटे, आमटे। और इसके साथ साथ एक और नाम लिख लेना, अरुंधति राय। ये जो तीनों लोग थे यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे बच्चों, ठीक है। ये तीनों नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे, आप लोग याद रख सकते हो। इसके साथ साथ आपने नोट कर लिया होगा, एक फैक्ट और आप लोग लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? बता सकता है कोई भाई टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था?
टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था और कहां से शुरू किया गया था? तो बच्चों जो टाइगर प्रोजेक्ट है वह मित्र 1973 से शुरू किया गया था, आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये उत्तराखंड की, किसके? उत्तराखंड के, हालांकि उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय उत्तर प्रदेश था। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से इसे शुरू किया गया था, आप लोग याद रखें। किससे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से शुरू किया गया था। और एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे बेहतरीन बात है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है इसे कब घोषित किया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है इसे भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो आप लोग याद रखना 1972 बच्चों, कब? 1972 में 18 नवंबर को आप लोग याद रखना 18 नवंबर 1972 को बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं पता है आपको? हम लोग मनाते हैं टाइगर दिवस के रूप में, मनाते हैं। राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? 29 जुलाई को आप लोग याद रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वनों के प्रकार। हम लोग चलेंगे वनों के प्रकार की ओर, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वनों के प्रकार की ओर चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैप पे देखते हैं, जो भारतीय मैप है उस पे हम लोग सबसे पहले वनों के बारे में देखते हैं, वनों के प्रकार के बारे में बच्चों, ठीक है। तो आपको यह मैप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, हाँ, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो वन है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, हम लोग सदाबहार वनों के बारे में देखेंगे। तो आप लोग जरा मैप पे देखिए, जैसे ये वेस्टर्न घाट है बच्चों, वेस्टर्न घाट में आपको ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो वन है बच्चों एवरग्रीन वन है, सदाबहार वन है। और कुछ एरिया में आप यहां पर देखेंगे ये वाले, ये कैसे वन है? सदाबहार एवरग्रीन वन है। और पूर्वोत्तर राज्य भी पाए जाते हैं इस तरह से, जो पूर्वोत्तर राज्य है मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये कैसे वन है? तो बताइए सदाबहार वन है। और जो तराई का मैदान है ये वाला, ठीक है, ये कैसे वन पाए जाते हैं यहाँ पर? तो सदाबहार वन, इन्हें हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। हालांकि इसके बारे में जस्ट आपको बताता हूं, मैप पे मैंने बताने का इसको प्रयास किया था कि भारत में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर पाई जाते हैं वेस्टर्न घाट में, और जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें पाई जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत में। और जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी इसके वृक्ष कुछ देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। इसके साथ साथ आप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप में भी बच्चों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब मैं सबसे पहले इसी के बारे में लिखाऊंगा, तो आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको यह बताया था कि जो वन होते हैं उनके योगदान में दो चीजों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले टेम्परेचर, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्षा। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, जो एवरग्रीन वन होते हैं, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? यहाँ पर अगर बात की है कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा को आप लोग याद रखना, यहाँ पर मित्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से यहां पर अधिक वर्षा होती है। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण मेरे दोस्त ये जो वृक्ष हैं हमेशा सदाबहार रहते हैं।
मतलब सदा हरे भरे रहते हैं। कैसे रहते हैं? सदा हरे भरे रहते हैं। कैसे रहते हैं? सदा हरे भरे रहते हैं। तो वर्षा अत्यधिक मात्रा में हो रही है बच्चों, ठीक है। यहां से कंसेप्ट निकल के आता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्र, इन वनों में जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता क्या होती है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्ष देखने के मिलते हैं। जैसे असंख्य प्रकार के वृक्ष, कहीं पर नीम का खड़ा हुआ है, कभी का किसी का खड़ा हुआ है। अनेक प्रकार के जीव मिलते हैं, सांपों की अनेक प्रकार की जातियां मिलती हैं, पक्षियों के अनेक प्रकार की जातियां मिलती हैं, वृक्षों की अनेक प्रकार की जातियां मिलती हैं। तो ऐसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहा जाता है। हालांकि भारत का जो पश्चिमी घाट है वो हॉट जैव विविधता वाला क्षेत्र है बच्चों, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो सर्वाधिक जैव विविधता आपके वहीं पाई जाती है, इन्हीं वनों में बच्चों, ठीक है। और इसके जो वन होते हैं ना, इसके जो वृक्ष होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के जो वृक्ष होते हैं, वो वृक्ष की जो ऊंचाई है वो लगभग 60 मीटर से अधिक हो जाती है। कितनी? 60 मीटर से अधिक हो जाती है बच्चों, ठीक है। कितनी? 60 मीटर से अधिक हो जाती है। कहां कहां पाए जाते हैं ये पूछा जाता है, ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखना, भारत के संदर्भ में यह पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। कहां पर? पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने के साथ साथ आप देखेंगे कि यह जो तराई का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र, वहां पर भी शिवालिक के दक्षिण पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये वृक्ष पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं। ऐसे वनों में जो सदाबहार वन होते हैं, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? वो वृक्ष अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको जरा याद रखिएगा। तो आप नोट करिए इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, रोजवुड, रोजवुड एक वृक्ष होता है जो सदाबहार वन में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। और महोगनी, महोगनी पाया जाता है, महोगनी वृक्ष होता है, ठीक है। और एवोनी, तीसरे नंबर पर लिखिए एवोनी, एवोनी एक वृक्ष होता है, एवोनी, जो सदाबहार वन में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। सिनकोना, सिनकोना के बारे में बता सकता है कोई भाई? सिनकोना, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। किसकी? मलेरिया की बच्चों। किसकी दवा बनती है? मलेरिया की दवा बनती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है। और आबनूस, पांचवें नंबर पर आबनूस, आबनूस है, रबड़ है और बांस है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना। जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है मित्र, इनमें मोस्टली रोजवुड, महोगनी, एबोनी, सिनकोना, आबनूस, रबड़ और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। आप लोग इनको याद रख सकते हो, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जो दूसरा प्रकार है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, आप दूसरे नंबर पर डालेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बच्चों, ठीक है। मैंने बताया था कि वनों के योगदान में वर्षा का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उष्ण कटिबंधीय वन वहां पाए, पर्णपाती वन वहां पाए जाते हैं जहां पर जो वर्षा होती है, जो वर्षा होती है वह वर्षा 70 सेंटीमीटर से अधिक और 200 सेंटीमीटर तक पाई जाती है।
मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूखंड जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने के लिए मिल जाएंगे मित्र। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आप लोग याद रखना। और एक और बात सबसे महत्वपूर्ण आप अलग से नोट कर लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये अच्छा फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक वन है वो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं मित्र। आप लोग याद रखना, ये 2 प्रकार के होते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में ये जो वन है मित्र, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। जो दूसरे प्रकार के होते हैं मित्र, उन्हें शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। शुष्क पर्णपाती वन। जो उष्णकटिबंधीय वन है मित्र, पर्णपाती वन है, ये 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। इनके बारे में लिखिए, इनका क्या क्या योगदान है। तो आर्द्र पर्णपाती वन है मित्र, वो वहां पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यहाँ के जो आर्द्र पर्णपाती वन में मोस्टली जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, उनको आप लोग 100% याद रखिए। कौन कौन से वृक्ष हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। शीशम है, शीशम है। उसके बाद साल है, साल का वृक्ष सुना होगा आपने, साल का वृक्ष। सागवान है, इसे सागौन भी कहते हैं शॉर्ट में। चंदन है, आंवला है। ये जो वृक्ष हैं, शीशम, साल, सागवान, चंदन, आंवला और सेमल, ये बच्चों आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। किसमें? आर्द्र पर्णपाती वनों के जो उदाहरण हैं, आप इनको याद कर लेना। पूछा जा सकता है कि साल का वृक्ष है वो किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो आर्द्र पर्णपाती का। सागवान है वो किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो बताइए आर्द्र पर्णपाती का। आंवला है, सेमल है, शीशम है। शीशम बहुत पूछा जाता है किस प्रकार के वन का उदाहरण है, तो आर्द्र पर्णपाती वन का बच्चों, ठीक है। जबकि जो आपके शुष्क पर्णपाती वन है, जो आपके शुष्क पर्णपाती वन है, यहां पर जो वर्षा होती है, यहां पर जो वर्षा होती है वह 70 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वहां पर ये वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। अगर वृक्षों की बात की जाए, यहां पर वृक्ष कौन कौन से हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। यहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वह आपके जैसे नीम है, पीपल है, आम है। ये सारे पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। आम है, और उसके बाद देख सकते हैं अमलतास है, अमलतास ये पूछा गया है। अमलतास को आप लोग याद रखना। नीम, पीपल, आम, तेंदू का नाम सुना आपने? तेंदू का नाम, जिससे बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। इसी के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, आप लोग याद रखना, ठीक है। और खैर है, खैर जिससे हम लोग कत्था बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कत्था। तो नीम, पीपल और अमलतास, तेंदू और खैर, ये सारे शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। तो मित्र, मैंने आपको वनों के प्रकार में 2 प्रकार के भी वन बताए, ठीक है। एक तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और दूसरे बताए मैंने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनके बारे में, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपात वन है, ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
और ये उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती है वह जहां पर 100 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वृक्षों में मैंने आपको बता ही दिए हैं और इनमें भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आगे ध्यान दीजिए, वनों के प्रकार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे वन जहां पर 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ के वृक्ष होते हैं वो हरे भरे रहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है, इन्हीं वनों में पाई जाती है। वृक्षों की ऊंचाई लगभग 60 मीटर से अधिक होती है। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो रोजवुड है, महोगनी है, एबोनी है, सिनकोना, मल और आवनूस, रबड़ और बांस इसके उदाहरण है बच्चों। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, तराई का क्षेत्रफल और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जो उष्णकटिबंधीय जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे ये वाले, ये मित्र अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि ये अधिकांशतः आप जरा मैप पे देखेंगे। मैं चलो इसे को इधर कर लेता हूं। हाँ, जरा समझिएगा। आप जो येलो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये येलो येलो वाला पार्ट, ये वाला येलो, जो येलो येलो वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये आपके कौन से वन है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है बच्चों। ठीक है, कौन से पर्णपाती वन है आप लोग याद रखना। ये कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, जो 1973 में शुरू किया गया था उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से। राष्ट्रीय बाघ जो बाघ है उसे राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? 18 नवंबर 1972 को, और 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इन बातों को आप लोग अलग से भी याद रख लेना बच्चों। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन 1950 शुरू किया गया था। मेगा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय इसी संबंधित हैं। और इसमें मुख्य टारगेट क्या था कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण हो रहा था उस समय बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, आगे से बताया गया है विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाते हैं। वन महोत्सव कब मनाते हैं? तो बता सकते हैं 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई, जुलाई का प्रथम सप्ताह। और के.एम. मुंशी इसके बच्चों जनक हैं। वन्यजीव सप्ताह कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। अच्छा फैक्ट है, याद कर लेना। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले से गौरा देवी ने शुरू किया था, और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इसी से बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में, उत्तराखंड में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में आया था। राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। इसके बाद राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो वर्ष 2002 में आया था। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। उसके बाद भारत में सर्वाधिक वन अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसका अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। जब परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, लगभग 86% क्षेत्र पर। अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं 79, और उसके बाद मेघालय में। ठीक है, जबकि सबसे कम वन पाए जाते हैं वो हरियाणा में पाए जाते हैं। 18वीं वन नीति जो इस समय चल रही है 2023 में आई थी, इसके अनुसार देखा जाए सर्वाधिक जो वनों में वृद्धि हुई है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई है बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे है जो 18वीं वन नीति थी, वन रिपोर्ट थी जो 2023 में आई थी, उसके अनुसार भारत में जो वन है वो 23% है, और वृक्ष है वो कितने? 2% है। इस तरह 25% भारत में टोटल क्या है? वन पाई जाते हैं। और एक बात और बताई थी मैंने आपको कि जो वनों के बारे में बताया था कि जो वन नीति है, नई वन नीति है, कौन सी? नई वाली। इसके अनुसार भारत के लगभग 33% एरिया पर वन होने चाहिए। ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। अच्छा, भारत में जो वन रिपोर्ट है उसे जारी कौन करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है प्रति 2 वर्ष बाद। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? देहरादून में है। 1981 में इसकी स्थापना की थी बच्चों। भारत में पहली वन नीति कब आई थी? बता सकते हैं 1952 में आई थी। और नई वाली कब आई है? तो 1988 में आई है बच्चों। ठीक है, इसे जारी कौन करता है? तो भारत सरकार बच्चों। अब जो क्वेश्चन थे उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से
भारत में प्रवेश करती है तो यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा से होकर के प्रवेश करती है, आप लोग याद रखना। सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो बता सकते हैं सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर और जम्मू और श्रीनगर को से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ध्यान रखना बनिहाल दर्रा बच्चों। अच्छा, बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है, बता सकते हैं आप लोग, बनिहाल दर्रा। अच्छा, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि आप इस सेशन को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। सेशन पे नई हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।